नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJB साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 साइंस का कार्बन इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोगों, और पक्का बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी वेटेज रखता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा लोगों, जो पूछा जा सकता है इस बोर्ड एग्जाम में, दैट इज हेट्रोएटम एंड फंक्शनल ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों। होते क्या है हेट्रोएटम? हेट्रोएटम क्या होते हैं बच्चा लोगों? हाइड्रोकार्बन चेन। जैसे आपको पता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? उसमें से हम क्या करें, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें। वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। क्लियर? दीज एलिमेंट्स जो कि रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, क्या कहलाते हैं बच्चा लोगों? हेट्रोएटम। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। तो हेट्रोएटम की डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जा सकती है। जैसे 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 क्या है, तो देखो बच्चा लोगों, हेट्रोएटम जैसे ClO Br हो सकते हैं, है ना। और ClO Br हाइड्रोकार्बन में से हम H को हटाएंगे और हेलो लगाएंगे। Cl लगा सकते हैं और Br लगा सकते हैं। तो आपको जैसे मैं आपको याद हो, जैसे CH4 होता है मीथेन। क्लियर? इसमें से एक H हटा के हमने एक Cl जोड़ दिया तो क्या बन जाता था? CH3Cl, क्लोरोमीथेन बन जाता था, है ना। तो यहाँ पे जो Cl है बच्चा मेरे, दैट इज क्या कहलाएगा? हेट्रोएटम। दैट इज कॉल्ड हेट्रोएटम। क्लियर? तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शंस में, MCQs में 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सा हेट्रोएटम है। जैसे उसने दे दिया कार्बन, हाइड्रोजन, ओके, और ब्रोमीन और ऑक्सीजन। इसमें से कौन कौन हेट्रोएटम है? तो बच्चा लोगों, ब्रोमीन और ऑक्सीजन आर द हेट्रोएटम। क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दैट आर कॉल्ड हेट्रोएटम। क्लियर? जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम हटाकर, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं हम? कौन कौन से बना सकते हैं? देखिए, एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH। एल्डिहाइड बना सकते हैं। एल्डिहाइड सबको पता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CHO। और इसमें हेट्रोएटम कौन सा है? ऑक्सीजन। कीटोन बना सकते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सब जानते हैं, क्या होता है? CO। ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं बच्चा लोगों, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। ये सबको समझ में आया हेट्रोएटम? जल्दी बोलिए बच्चा लोगों, पक्का समझ में आ रहा है? 100%। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ इस पे से। क्लियर? चलिए, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चा लोगों। एक नंबर का और क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता है कि इन हेट्रो एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चा लोगों को याद रखना, दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग देम इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या हेट्रो एटम्स हैं, ओके, वो क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? बोलो बच्चों। और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो बच्चों लोग एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोएटम। ओके। और हेट्रोएटम्स फंक्शनल ग्रुप भी कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। और थर्ड, कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बताइए जिसमें क्लोरीन हो, दैट इज क्लोरो ब्रोमो, है ना। और ऐसा कोई 2-3 फंक्शनल ग्रुप बताइए जिनमें
ऑक्सीजन हेट्रोएटम हो तो CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, और कीटोन CO, सबको समझ में आया बच्चा लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पूछ सकता है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, कि एक नाइट्रोजन हेट्रोएटम वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। तो आपको मैंने बताया था कौन सा होता है, NH2, दैट इज कौन सा, अमीनो ग्रुप। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? क्लियर? तो ये था आपका हेट्रोएटम। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों, दैट इज होमोलोगस सीरीज। पक्का पेपर में आएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? सब जानते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। मतलब जिसका जनरल फॉर्मूला सेम हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, और जिनके सक्सेसिव मेंबर में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, CH2 यूनिट या 14 यूनिट्स ऑफ मास, 14U मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? सबको आता होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज दी हुई है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। आप देख रहे होंगे इन सीरीज में जो डिफरेंस है वो सक्सेसिव मेंबर में CH2 का है या किसका है, 14 मॉलिक्यूलर मास का। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के द्वारा केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, अभी हमने बताया था, तो इसलिए, और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है होमोलोगस सीरीज में, तो पक्का सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। बहुत अच्छी लाइन से इंपोर्टेंट डाल देंगे कि एक होमोलोगस सीरीज में सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, के सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? क्योंकि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, बट द मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी बताया था मैंने अभी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्योंकि इनमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं। बच्चों लोगों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है, नया टॉपिक ऐड हुआ है बोर्ड में, इसलिए फोकस रखिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की वजह से। क्लियर? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और एक होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। सबको आया कि नहीं आया बताइए? सबको आया बच्चों? पक्का आया? पक्का आ रहा है ना बच्चों से? पक्का? ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज वराय अमंग द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक नंबर का क्वेश्चन है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती हैं होमोलोगस सीरीज में? क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास में क्या आता है, चेंज। एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि उनमें एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बहुत अच्छा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, एक होमोलोगस सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होते जाएंगे। ये अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? तो फटाफट से इसे नोट डाउन जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सबको बताइए कि यार बहुत अच्छी तरह समझ में आया। क्लियर? पक्का? चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं बच्चे लोगों। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोगों, और इसमें से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, ढंग से पढ़ेंगे और ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। और टॉपिक है बच्चा लोगों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? सबसे पहला टॉपिक है बच्चा लोगों कंबशन, और कंबशन आपको पता है किसी चीज को जलाना, बर्निंग। कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न मतलब ऑक्सीडाइज इन एयर टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। आपको पता है जब भी किसी चीज को जलाते हैं CO2 एंड वाटर बनाते हैं, और संग में हीट पैदा होती है, हीट और लाइट दोनों पैदा होती है। क्लियर? जैसे हमने मीथेन को जलाया, ओके, बैलेंस नहीं किए, कोई बात नहीं, 2O2 बैलेंस कर लेना, 2H2O, तो CO2 बन गया, वाटर बन गया, हीट और लाइट बन गई। क्लियर? पक्का? याद रखिए 6th क्लास में एक एक्टिविटी की थी कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है कंबशन के लिए, तो आपने एक
गिलास लिया या एक कैंडल थी, कैंडल के ऊपर गिलास रख दिया था, कैंडल जलती हुई कैंडल बुझ जाती है। आपको पता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की हमने सप्लाई को कट कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वंस जनरली विद अ ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड विद अ येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सबको पता है जब सप्लाई प्रॉपर आएगी ऑक्सीजन की तो ब्लू फ्लेम बनती है ना, और जब कम सप्लाई आती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, तो येलो सूटी फ्लेम बनती है, धुआं निकलता है। एलपीजी का आपने देखा होगा, आपके घर में जो सिलेंडर है ना वो आपने देखा होगा, वैसे तो ब्लू फ्लेम देता है, बट कभी कभी जब यूज करते करते जब उसके होल सिलेंडर के गैस स्टोव के बंद हो जाते हैं ना, तो उसमें से येलो सूटी फ्लेम निकलने लगती है और वो बर्तन को काला करने लगता है। सबने देखा है कि नहीं देखा है, जल्दी बताइए। देखा है ना, तो देखिए क्यों काला कर रहा है। सूटी फ्लेम तब बनती है बच्चा लोगों जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एयर में बंद कराया जाता है। क्लियर। अब बेनेसर आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फिल्म के साथ जलते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फिल्म के साथ। ऐसा क्यों बिना सर? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो लेस होता है ना, लेस होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ज़्यादा कार्बन निकलेगा इसलिए वो सूट पैदा कर देता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स पैदा होते हैं। सबको आया मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है ना? इसलिए पेपर में आएगा एल्कीन्स और एल्काइंस। याद रखना एल्केन्स कैसे बनते हैं। एल्केन्स आपके बनते हैं, कौन सी फ्लेम बनाते हैं? ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी। और अनसेचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस, कैसी फ्लेम बनाते हैं मेरे बच्चा लोगों? येलो फ्लेम। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इंपोर्टेंट, एसिड रेन में किस किस के ऑक्साइड्स होते हैं, है ना? तो किस किस के होते हैं बच्चा लोगों? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एक नंबर का, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जरूर याद रखना, है ना? और किसके? कोल और पेट्रोलियम के जलाने से। इसीलिए बहुत सारी सिटीज में जो पेट्रोल और डीजल इनके जो व्हीकल्स हैं वो बंद होते जा रहे हैं, और आजकल सीएनजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। आपने देखा होगा, है ना? ताजमहल के आसपास सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलते हैं, ईवी चलते हैं, सबने नोटिस किया होगा। वहां पे कोई पेट्रोल और डीजल का व्हीकल्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकलती हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, जो कि एसिड रेन का कॉज होती हैं, और जो कि एसिड रेन की वजह से जो आपका ताजमहल है, जो शाहजहां ने अपने प्यार के लिए यादगार में बनाया था, वो पीला पड़ता जा रहा है ना, क्योंकि एसिड रेन मार्बल तक को डिग्रेड कर देती है। इसलिए मम्मी पापा कहते हैं आपसे जब छोटे थे कि बेटा पहली बारिश में मत नहा, पहली बारिश में मत नहा, क्योंकि पहली बारिश में मोस्टली एसिड्स के डिजोल्व होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो कोई हंस रहा होगा, है ना? तो वो अलग चीज है भाई। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा लोगों आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं कह रहा हूं ना ये पक्का आएंगे, तो पक्का आने वाले हैं ऑक्सीडेशन। क्या है बच्चा लोगों? ऑक्सीडेशन। क्लियर। ऑक्सीडेशन में क्या है? एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पक्का पेपर में आएगा, याद रख लीजिए कि आप नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज एल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चा लोगों एक होगा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एक होगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। के पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला सब जानते होंगे, KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7। अब आता है कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्यों इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्टेंट में अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आगे रिएक्शन दिखा रहा हूं, इधर देखिए रिएक्शन को सारे बच्चे लोगों, इधर है ना, देखिए बच्चों ये रिएक्शन आपको जो दिख रही है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये।
है ना, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपका इथेनॉल है, व्हाट इज दिस, इथेनॉल। और व्हाट इज दिस, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है और इथेनॉइक एसिड आईयूपीएसी नेम होता है, सबको पता है। अब पेपर में पूछेगा कि इथेनॉल से जो इथेनॉइक एसिड बन रहा है क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यस दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही ऑक्सीजन दिख रही है और यहाँ पे आपको दो ऑक्सीजन दिख रही है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। कौन दे रहा है ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन दिख रही है ना जो ब्रैकेट में, इसे एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट, एटॉमिक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, NaCN नेसेंट ऑक्सीजन, क्लियर। अब बच्चा लोगों Acidify K2Cr27 और एल्कलाइन KMnO4, ये दोनों इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं और इस ऑक्सीजन की वजह से इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इन दोनों को, इन महानुभावों को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। पक्का आएगा पेपर में, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सबको आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पक्का। तीसरी और इंपॉर्टेंट है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें इन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते थे, बट ऑर्गेनिक में इन्हें कहते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन, क्लियर। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एल्कीन दिख रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। एल्कीन में जब हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच आर मोर रिएक्टिव। पेपर में आता है कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है। कौन ज्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड, क्योंकि उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि सैचुरेट में सिंगल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, क्लियर। इन प्रेजेंस ऑफ NiPt और Pd, एक कैटालिस्ट यूज किए हमने, Na ले लिया है, Pt भी ले सकते हैं और Pd भी, Na निकल, Pt प्लेटिनम, Pd पैलेडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगी। देखिए डबल बॉन्ड था, मैं इसको सिंपल तरीके से लिख दे रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NiPt Pd, क्लियर। क्या बन जाएगा, CH3 CH3, क्लियर, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो बच्चा लोगों, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और ये रिएक्शन किस में काम आएगी, वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के काम आती है, क्लियर। और हाइड्रोजनेशन से एक बहुत और फायदा, इंपॉर्टेंट फायदा नोट कर लेना, वेजिटेबल्स ऑयल्स की रेंसिडिटी कम हो जाती है। रेंसिडिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अगर हाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो ऑयल और फैट का क्या हो जाएगी, रेंसिडिटी कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और एक नंबर का इस पे AR पूछ सकता है। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आया बच्चों, यहाँ तक सबको आ रहे। तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चा लोगों, मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। पहली रिएक्शन थी आपकी कंबशन, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी थी ऑक्सीडेशन, तीसरी थी एडिशन। एक और रिएक्शन आ रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन के लिए हम मूव करते हैं आगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चा लोगों, चौथी रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है आपके सामने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखिए, केवल और केवल कौन देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या अंतर है इसमें और एडिशन में, एडिशन देते थे अनसैचुरेटेड और ये देते हैं सैचुरेटेड। क्या होती है, जैसे एक रिएक्शन में बता दे रहा हूँ, CH4 प्लस Cl2, काफ़ी बार पेपर में आई है रिएक्शन, सनलाइट। तो बच्चा Cl ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, CH3 प्लस CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक होती है जब तक सारी हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, बट हमारे सिलेबस में यहाँ तक ही आएगी, इसलिए आप इस रिएक्शन को यहाँ तक जरूर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और लास्ट वाली कौन सी है बच्चा लोगों, एडिशन थी, क्लियर। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट।
ओके, दिस इज द रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट डाल देंगे। क्लियर, सबको समझ में आया? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। तो चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी थी? दोबारा से नाम लिख रहे हैं। कंबशन थी, दूसरी कौन सी थी? ऑक्सीडेशन थी, तीसरी कौन सी थी बच्चा लोगों? एडिशन थी, और चौथी कौन सी थी आपकी? सब्स्टिट्यूशन थी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको यहाँ तक आ गया? अब चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक बहुत काम का है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तुरंत आपको रिवाइज होगा, तुरंत आपको समझ में आएगा। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। क्लियर? इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला सबको पता होगा, C2H5OH। इसकी आपकी स्ट्रक्चर, 2 कार्बन, सब जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, H H H H और H। आप चाहें तो डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको आती होगी, पूछ सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की नीड नहीं है, बट पता होना चाहिए 156 के पर केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 351 के। वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए पापा रात को करते हैं तूफानी और मिलाते हैं अल्कोहल में पानी। पता होगा सबको मेरे राजा रानी, है ना? और दिस इज बर्निंग टेस्ट होता है, बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है। पापा कोई अच्छा काम थोड़ी करते हैं, कड़वी दवाई पी रहे होते हैं, है ना? तो बर्निंग टेस्ट है। क्लियर? तो चलिए बच्चा लोगों को, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल causes serious health issue and intake of pure alcohol is lethal। मतलब ये कह रहा है डाइल्यूट अल्कोहल जो पीते हैं ना, डाइल्यूट मतलब पानी मिला के जो लोग पीते हैं, उससे पक्का हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनकी हेल्थ इश्यूज, तबीयत खराब, और इवन कभी कभी तो आपने लोगों को मरते हुए भी देखा होगा जो अल्कोहलिक, डेली अल्कोहलिक ड्रिंकर होते हैं। क्लियर? हैवी अल्कोहलिक ड्रिंकर्स होते हैं। और अगर जो प्योर अल्कोहल लेते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है बच्चा लोगों। मीथेनॉल, मीथेनॉल से तो ब्लाइंड भी हो सकता है आदमी। आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे, या जहरीली शराब पीने से इतने लोग अंधे हुए। ये सब प्योर मीथेनॉल की वजह से होता है। क्लियर बच्चों? अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ढंग से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की हैं इधर बच्चा लोगों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का 100% बोर्ड में डाल दे रहा हूं मैं, और ये आपकी बोर्ड में आ गई। इसके बिना तो बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा। इथेनॉल बच्चा लोगों, रिएक्शन नंबर फर्स्ट इथेनॉल की है कि इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन याद रखिए टेस्ट ऑफ इथेनॉल के काम आती है, 100% पेपर में पूछेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन को याद करने का तरीका, C2H5OH Na का मतलब एरो के ऊपर लिखा है, इसका मतलब रिएक्टेंट है वो, है ना? तो Na ने बोला H से, तू हट जा मेरे प्लेस से। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम इथॉक्साइड। ओके, और कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन। और सबको पता है जो गैस निकली उसका टेस्ट कैसे करते हैं, कौन सी साउंड आती है? पॉप साउंड आती है। पक्का बच्चों? एक रिएक्शन नंबर दिस, और दिस इज रिएक्शन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 इट इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन। इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। ओके, देखिए इधर से, देखिए यहाँ से C2H5 और नीचे आ जाइए ऐसे, तो C2H4। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने टेम्परेचर पे? 170 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH, C2H4 प्लस H2O। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दिस इज इथेनॉल। सबको समझ में आया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का पेपर में आ रहा है, 100% बोल रहा हूं मैं आपसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन कहते हैं, और कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर बच्चा लोगों?
नेक्स्ट है आपका यूजेज ऑफ इथेनॉल। देखिए कितना अच्छी तरह से टॉपिक है। यूजेज ऑफ इथेनॉल सबको पता है, सोप्स बनाने के काम आता है, ट्रांसपेरेंट सोप्स कॉस्मेटिक्स बनाने के काम आता है। ओके, अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर, रम, वोडका, ये सब बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ कोल्ड स्टेट्स या कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है बच्चा लोगों, जो एंटी रेडिएटर्स होता है ऑटोमोबाइल्स, उसमें वाटर डालेंगे तो बच्चा लोगों वहाँ के जो ऑटोमोबाइल्स में जो रेडिएटर्स होते हैं, कार के रेडिएटर में पानी डालेंगे, पानी जम जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर डालते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोगों, एंटी फ्रीज कहते हैं। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता हो मेडिसिन, टॉनिक्स, कप सिरप आपको पता हो, बहुत सारे कप सिरप्स में अल्कोहल होता है। एक कप सिरप आता था कोरेक्स, उस पर तो बीच में बैन लग गया था, क्योंकि उसे लोग पूरा का पूरा एक बार में घटाघट पीने लगे थे, उसका ब्लैक मार्केटिंग होने लगा था। ओके, एज अ लेबोरेटरी रेजेंट, लेबोरेटरी में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के काम आता है इथेनॉल। सबको आया बच्चा लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इथेनॉल, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोगों, आपका इथेनोइक एसिड, इंपॉर्टेंट टॉपिक इथेनोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम सबको पता है एसिटिक एसिड, और एक किस में होता है सबको पता है, विनेगर में। और विनेगर सबको पता है कितना होता है, 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन, 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सबको पता है कि नहीं पता है, क्लियर? विनेगर कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ए वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों। अब इथेनोइक एसिड की फ्रीजिंग पॉइंट 290 के, ओके, बॉइलिंग पॉइंट 391 के, मिक्सेबल इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाता है, विनेगर बनाता है, और सार टेस्ट होता है, एसिड है तो सार टेस्ट होता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर का, प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बच्चा लोगों, प्योर एसिटिक एसिड है वो आइस फॉर्म सॉलिड बना देता है, आइस लाइक सॉलिड, जैसे लगता है कि आइस का ग्लेशियर बन गया है। इसलिए प्योर एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए। सबको आ रहा है बच्चों लोगों, पक्का आ रहा है? ओके, एंड मैंने 3 to 4 या 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। कहीं कहीं पे 3 to 4 लगे, कहीं पे 5 to 8%, नो प्रॉब्लम, चलेगा, दोनों ही विनेगर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट डालिए। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, एक टॉपिक है ना, रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। अरे इतना इम्पोर्टेंट है ना कि बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में आता है, और 100% इस पेज में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो पहले रिएक्शन किससे, सोडियम से, क्या बनेगा, सोडियम इथेनॉल हाइड्रोजन, अभी रिएक्शन दिखाऊंगा। सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से, है ना। तो क्या क्या बनेगा बच्चा लोगों, सोडियम इथेनॉइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट से है, ओके। तो सोडियम इथेनॉइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अभी सब समझा रहा हूँ, इथेनॉल से है, इथेनॉल से तो एस्टर और वाटर बनेगा, दिस इज एस्टरिफिकेशन। अभी देखिए रिएक्शंस, इधर सारे लोग, ये रिएक्शंस बहुत काम की हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसने पूरी रिएक्शंस को हमने एक चार्ट से शो किया। दिस इज एसिटिक एसिड, हर रिएक्शन का रिएजेंट ए रिएक्टेंट है, यहाँ से शुरू हो रही है रिएक्शन। जब हम सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं तो Na ने बोला H से, तू हट जा मेरे प्लेस, इसी तरह से बिल्कुल ड्रॉ करिए, आपको सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो Na और क्या बन गया, H2, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन, ओके। दूसरी है NaOH, दिस इज एसिड और दिस इज बेस। आपका Na ने बोला H से, बन जा मेरे, हट जा मेरे प्लेस से, एसिड और बेस, मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। पहली रिएक्शन नंबर डाल दे रहा हूं, दिस इज दूसरी रिएक्शन। देखिए हर तीनों रिएक्शंस में CH3COON कॉमन है, सब में बनना है ना। बट यहाँ पे हाइड्रोजन बनी, यहाँ पे H2O बना, और यहाँ पे ये दिस इज द टेस्ट, ए वाली रिएक्शन और ए वाली रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और दिस इज टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन नंबर 3, और दिस इज रिएक्शन नंबर 4, है ना। आपका ये प्रोडक्ट बनना है, और दिस इज लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्टरिफिकेशन। इसके बिना बोर्ड सोचता है कि मैं पेपर क्यों बनाऊं। इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल,
और दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको बताया था। यहाँ से क्या निकालिए OH और यहाँ से निकालिए H, CH3, देखिए CH3CO लिख दिया, फिर उल्टा करके लिखिए OC2H5 या OCH2CH3 और H2O। एस्टरिफिकेशन कहते हैं फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर्स बन जाते हैं, स्वीट स्मेल। एक टेस्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और स्वीट स्मेल। टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड और किसका किसका एल्कोहल का। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको आया बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है। रिएक्शंस का फ्लो चार्ट कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ। 5 रिएक्शन हमने पांचों कर ली और अच्छी तरह से इसी तरह से करिए पक्का। एक बार नहीं आए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, बट इसमें से जरूर पेपर में आ रही हैं रिएक्शंस, पक्का आ रही हैं। बोलो बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। आपके सामने है 2 टॉपिक बच्चा लोगों, एक है एस्टरिफिकेशन और एक है हाइड्रोलिसिस। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ढंग से सीखना। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COOH और एल्कोहल C2H5OH, अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH, CH3CO और उल्टा करके इधर से लिख दो OC2H5 प्लस H2O। दिस इज बन गया एस्टर, सॉरी। और दिस एस्टर इज कैसे कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है और इस प्रोसेस का नाम होता है एस्टरिफिकेशन। पक्का आ रही है पेपर में 100%। इसकी एक्टिविटी हमने आपको समझाई और पक्का आ रही है पेपर में। सबको आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका टॉपिक हाइड्रोलिसिस। जब हम किसी एस्टर को जो बना है ऊपर, अगर हम एसिड और बेस के साथ हीट करते हैं तो वापस से उसके मम्मी पापा बन जाते हैं। मम्मी पापा का मतलब ओरिजिनल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं बच्चा लोगों। जैसे देखिए मैंने तरीका बताया था, तोड़ा रे तोड़ा, एस्टर को तोड़ा, ओ वाली साइड में एच को जोड़ा, बिना ओ वाली साइड में ओ एच को जोड़ा, ये तो एसिड और बेस बन जाएंगे, एसिड और एल्कोहल। बट इसने यहाँ पे NaOH ले लिया एल्कलाइन, तो बस आगे H की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है पक्का? पक्का आ रहा है ना बच्चा लोगों। सेम हम ऐसा एसिड के साथ कर सकते हैं, सेम वही एसिड लिया है, वही कहानी। H यहाँ से तोड़ा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मुझे बच्चों, पक्का आ रहा है ना, ढंग से आ रहा है सारी कहानी, बहुत अच्छी तरह याद रखना। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, 100% आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सपोनिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, सपोनिफिकेशन, क्लियर। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सपोनिफिकेशन। जब भी पेपर में आए सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन, आप ये वाली रिएक्शन जरूर लिखें और ये बन जाते हैं सोडियम सॉल्ट। सबको समझ में आया यहाँ तक? पक्का आ रहा मेरे बच्चों? बहुत अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ा हमने और आप देखना एक एक लाइन इस टॉपिक में से आ रही है, मैं पक्का बोल रहा हूं। ओके चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चा लोग। बच्चा लोगों नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट, है ना। सोप्स एंड डिटर्जेंट डेली लाइफ में हम बहुत काम में लाते हैं और डिटर्जेंट केवल वॉशिंग पाउडर ही नहीं होते, कोई भी चीज जो साफ कर रही है। आपके टूथपेस्ट में भी डिटर्जेंट होता है। ओह माय गॉड, टूथपेस्ट में नमक, तो सुना था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, बट टूथपेस्ट में डिटर्जेंट भी है, क्योंकि डिटर्जेंट मतलब वॉशिंग, जो कि क्लीन कर रहा है। ओके, सोप इज अ सोडियम, आता है पेपर में, व्हाट इज सोप? सोप इज अ सोडियम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, और दैट इज द फॉर्मूला C5H31COOH पामिटिक एसिड का है और C17H35COOH स्टेरिक एसिड का है। ओके, दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ओके बोलो, चलिए। सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली। सोप है बच्चा लोगों को केवल सॉफ्ट वाटर के संग काम आते हैं, हार्ड वाटर के संग काम नहीं आते हैं। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर वो वाटर जो सोप के साथ लेदर बना दे, फोम बना दे, और हार्ड वाटर वो वाटर जो सोप के साथ फोम ना बनाए, दैट इज हार्ड वाटर। पूछ सकता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या क्या होते हैं। अब आता है डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। क्लियर? तो बच्चा लोग एक क्वेश्चन पूछता है, आपके पास क्या दिया हुआ है? सॉफ्ट वाटर दिया हुआ, सॉफ्ट वाटर है और हार्ड वाटर है, दोनों वाटर है ना? अब आप इन दोनों में से किसको यूज करेंगे अगर सोप और डिटर्जेंट में डिस्टिंग्विश करना है? तो सॉफ्ट वाटर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट वाटर के साथ तो सोप और डिटर्जेंट दोनों झाग देंगे। हार्ड वाटर के साथ सोप नहीं देगा और डिटर्जेंट देगा, तो हार्ड वाटर विल बी यूज। और द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको आया मेरे बच्चों? क्लियर? अब सोप की स्ट्रक्चर देखते हैं। सोप में दो पार्ट होते हैं बच्चा लोगों, एक दिस इज द शॉर्ट पार्ट, दैट इज मैं लिख दे रहा हूँ C17 H35 COONA, नेगेटिव पॉजिटिव। दिस पार्ट इज आयोनिक एंड और दिस पार्ट इज हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर? पक्का? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आ गया है दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। टफ टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में 3 मार्क्स का, केस स्टडी आ सकती है। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे बनेगा आपका केस स्टडी। क्लियर? कैसे बनेगा, कैसे, तो हमें पहले आना चाहिए। तो बेटा बच्चा लोगों को सबको पता है, आपकी शर्ट्स पैंट्स जो भी गंदे होते हैं उस पर डर्ट लग जाती है, ग्रीस लग जाती है, चिकनाई लग जाती है, आपकी शर्ट्स के कॉलर, शर्ट्स के कप वगैरह। तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड। अब आपको पता है जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो किसके संग? डर्ट के संग कनेक्ट होगा, जो कि सोप के पार्ट बताए थे ना मैंने अभी, ऐसे 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 ऐसे, दिस नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। तो दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड और दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक ओके, और दिस इज हाइड्रोफिलिक। क्लियर? तो बच्चा लोगों जो डर्ट वगैरह होती है वो किससे कनेक्ट होती है? देखिए किससे कनेक्ट हो रही है, देखिए हाइड्रोफोबिक एंड से कनेक्ट हो रही है, इससे एंड हो रही है ना, तो ये कनेक्ट हो गई, ये डर्ट वगैरह ऑयल ड्रॉपलेट कनेक्ट हो गई और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेती है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन गई बच्चा लोगों, देखिए दिस स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस मिसेल्स के सेंटर पे कौन है बच्चा लोगों? आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, और सरकमफ्रेंस पे कौन आ गया? आयनिक पार्ट, और जो सेंटर है उस पे कौन आ गई? ऑयल की डर्ट अट्रैक्ट हो गई। क्लियर? पक्का? क्लियर? अब आगे मूव करते हैं। तो बच्चा लोगों जैसे ही हम सोप को कपड़ों पे लगाते हैं तो एक इमल्सन बन जाता है। इमल्सन इज दस फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल। द क्लॉथ नीड्स टू बी मैकेनिकल एजिटेटेड। क्या केवल साबुन लगाने से कपड़े साफ हो जाते हैं? नहीं, कपड़े को रगड़ना पड़ता है, एजिटेट करना पड़ता है, जिससे कि डर्ट पार्टिकल क्लॉथ से अलग हो जाए। दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। एक नंबर का पूछ सकता है कौन सी प्रोसेस से अलग होगा, दैट इज कौन सा? इमल्सिफिकेशन। क्लियर? अब बच्चे लोगों को एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विनेसर सोप हार्ड वाटर के संग क्यों काम नहीं करते हैं? बच्चा लोगों हार्ड वाटर में होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स, जो कि सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेते हैं और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसे स्कम कहते हैं। स्कम, और स्कम है वो कपड़े और सोप के बीच में लग जाता है। हम कितना भी रगड़ते रहें तो जो सोप लग रहा होता है वो किसके ऊपर लग रहा है? स्कम के ऊपर, ना कि कपड़ों के ऊपर। इसलिए हार्ड वाटर के संग कपड़े साफ नहीं होते। ओके, डिटर्जेंट इस प्रोसेस को आसानी से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो हॉट वाटर से रिएक्ट, हॉट वाटर में जो सॉल्ट्स होते हैं ना मैग्नीशियम और कैल्शियम, उनसे रिएक्ट नहीं करते और कोई भी स्कम वगैरह उनके केस में नहीं बनता है। सबको आया कि नहीं आया? इसलिए डिटर्जेंट की क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर होती है किससे? सोप से। बट डिटर्जेंट के साथ एक डिसएडवांटेज है बच्चा लोगों कि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट जो आपके क्या होते हैं सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि अगर डिटर्जेंट्स को हमें बायोडिग्रेडेबल बनाना है तो क्या करें? तो डिटर्जेंट्स को बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए हमें उनकी ब्रांचिंग को मिनिमम रखना चाहिए, मिनिमम ब्रांचिंग रखनी चाहिए उनमें। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? मिनिमम ब्रांचिंग वाले डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
क्लियर? यहाँ तक सबको आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चा लोगों, ये टॉपिक कार्बन कंपाउंड सबको समझ में आ रहा होगा। पक्का आया बच्चों? चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, एमसीक्यूज कौन कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबरिंग दैट इज द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन हेक्सेन मॉलिक्यूल्स आर। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन बताएगा। सेकंड का आंसर ए बी सी डी। थर्ड, इट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है। फोर्थ, विच सब्सटेंस बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। इन चारों में से कौन सा फ्लेम के बिना जलेगा। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय प्रोडक्ट बताइए सोप इंडस्ट्री का क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट है द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। देखते हैं कौन कौन सारे सही आंसर्स देता है। पक्का? और नेक्स्ट है सेवेंथ, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कप सिरप। इन सब में कप सिरप में कौन सा काम में आता है। क्लियर? सेवेंथ। और नेक्स्ट है बच्चा लोगों एट्थ, CHO इज कौन सा। अगर आपने सारे आंसर्स दे लिए हों तो मैं फटाफट से इनके आंसर्स बता रहा हूं, और जिसके सारे सही हैं वो जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से कमेंट में लिखें, और फिर मैं देखता हूँ किसके सही हैं और किसके गलत हैं। 8 तक ओके। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। सबको आया बच्चों? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आइडेंटिफाई द हेट्रोएटम इन इथेनॉल। अब आपको हेट्रोएटम का कंसेप्ट समझ में आ गया, वो बताइए इथेनॉल में कौन हेट्रोएटम होता है। अच्छा क्वेश्चन है बस। और सेकंड क्वेश्चन, विच एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट विनेगर। विनेगर का इनमें चारों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है। और कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से कंप्लीट करके बताइए। और कौन सी रिएक्शन है सबको दिखाई दे रही होगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल और डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल्स। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो बच्चा लोगों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बच्चों में भेज दिए कार्बन कंपाउंड का। हाँ बच्चा लोगों, कार्बन कंपाउंड का जो फर्स्ट पार्ट है, नेमिंग नोमेनक्लेचर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।